हेलो क्लास 10th। आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय हल करने जा रहे हैं। ये हमारा है सेट सी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया? ऑप्शन ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा और डी महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर है सी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? ऑप्शन नंबर अ 100%, ब 15%, स 20% और द 25%। तो इसका करेक्ट आंसर है ब 15%। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो ऐसी कौन सी नदी है जिसमें बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? अ नंबर चंबल, ब महानदी, श नर्मदा और द यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर है द यमुना। क्वेश्चन नंबर 4, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन है, मतलब जब फ्रांस में सर्दी आती है तो पूरे यूरोप में भी सर्दी आ जाती है। ये क्या, इसे कथन किसका है? आ बिस्मार्क, ब मैटरनिक, स दिदरी और द नेपोलियन। तो ये कथन है मैटरनिक का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नंबर 5, सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया? मतलब श्रीलंका की जो है वो कौन सी राजभाषा है? सिंहली। और इसको कब राजभाषा घोषित किया गया? अ 1980 में, ब 1975 में, स 1965 में और द 1956 में। तो करेक्ट आंसर है द 1956 में। क्वेश्चन नंबर 6, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए सरकार फैसले लेने से डरती है, सरकार निर्णय लेने में रुचि नहीं रखती, स लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से तथा सोच समझकर लिए जाते हैं, नंबर द उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर श लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से तथा सोच समझकर लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, खालिस्तान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो फ्रांस प्रशासन के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। नंबर 2, सत्ता की साझेदारी खालिस्तान की आत्मा है। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर? लोकतंत्र इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 3, भारत विश्व में खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। नंबर 4, 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रमांक खालिस्तान है। तो 2019 के आंकड़ों के हिसाब से भारत का दूसरा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। नंबर 6, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर खालिस्तान द्वारा ले जाया जाता है। तो किसके द्वारा ले जाया जाता है? ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पाइपलाइन हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे हमको 2 कॉलम दिए अ और बा। आ में है फर्स्ट रोलेट एक्ट, उसके सामने है कांडला, भारत में वैश्वीकरण, शिक्षा, निजी क्षेत्रक 1991, समवर्ती सूची 919, ज्वारी पतन 1919, भारत में लिंगानुपात टिस्को। तो चलिए रोलेट एक्ट मैच हो जाएगा 1919 से, मतलब 1919 से। भारत में वैश्वीकरण 1991, निजी क्षेत्रक टिस्को। समवर्ती सूची किससे मैच हो जाएगा? समवर्ती सूची शिक्षा से। ज्वारीय पतन कांडला और भारत में लिंगानुपात 919। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर मैच। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
निम्नलिखित प्रश्नों में सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। क्या बोल रहा है? भारत में जो एल्यूमिनियम प्रगलक है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह आ जाएगा इसका आंसर सत्य। नंबर 2, पवन हंस दुर्गम भूभागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो दुर्लभ भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं कौन उपलब्ध कराता है? पवन हंस। तो क्या आ जाएगा? ये सत्य इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 3, लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती है। तो लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती है, यह है असत्य, जबकि इसमें पारदर्शिता होती है। नंबर 4, स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हरग्रीव्स ने बनाई थी। तो ये क्या आ जाएगा? सत्य इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 5, 1840 के दशक में आयरलैंड में गेहूं की फसल खराब होने से लाखों लोग भुखमरी के कगार पर आ गए। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नंबर 6, 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था। तो इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 पर लाया गया था, यह है आपका सत्य। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए। फर्स्ट है, किस उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किस उद्योग में किया जाता है? इसका उपयोग होता है एल्यूमिनियम प्रगलकों के उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग होता है। नंबर 2, आधी से अधिक आबादी किस देश में गरीबी में जीवन व्यतीत करता है? तो किस देश में आधी से अधिक आबादी जो है वो गरीब है? तो वो है इसका आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश में आधी से अधिक आबादी जो है वो गरीबी का जीवन व्यतीत करती है। नंबर 3, BMI का पूरा नाम क्या है? तो BMI का पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स। क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, जिसका हिंदी में नाम है शरीर द्रव्यमान सूचकांक। तो जो आपको इजी लगता है आप दोनों में से कोई भी एक आंसर इसका लिख सकते हैं। नंबर 4, रंग भेद क्या है? रंग भेद क्या है? नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव करना ही क्या है? रंग भेद है। नंबर 5, प्राच्य किसे कहते हैं? तो प्राच्य किसे कहते हैं? ये रहा अपना आंसर। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य कहा जाता था। आमतौर में यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो भूमध्य सागर के पूर्व में जो देश है उनको प्राच्य कहा जाता है और यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसमें आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू इसका नेतृत्व कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, समोच्च जुताई क्या है? समोच्च जुताई क्या है? आंसर देखते हैं। समोच्च जुताई किसे कहते हैं? ये देखिए, यह है पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए मतलब कि मिट्टी की कटाई को रोकने के लिए समोच्च कृषि की जाती है। इस विधि में खेती की जुताई वृत्ताकार रूप में की जाती है, मतलब ऐसे सर्कल के फॉर्म पे गोल गोल इसमें जुताई की जाती है, जिससे इसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इसलिए इस प्रकार के कृषि को समोच्च कृषि कहा जाता है। इस प्रकार के कृषि में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। चलिए देखते हैं इसके और का क्वेश्चन। चादर अपरदन से आप क्या समझते हैं? तो चादर अपरदन से क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं इसका आंसर। चादर अपरदन क्या है? कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बढ़ता है, मतलब बहुत बड़े एरिया पे जल होता है और क्या करता है, उसी के साथ में वो आगे बढ़ता है और नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। तो क्या होती है, ऊपर की जो मिट्टी है वो पानी के साथ में बह जाती है। इससे चादर अपरदन कहा जाता है कि पूरी की पूरी ऊपर की परत जो है वो बह जाती है और यही कहलाती है चादर अपरदन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए।
आंसर, मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं। पहली, मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल भूरा होता है। क्या रंग होता है मरुस्थलीय मृदा का? लाल भूरा रंग होता है। इस मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ह्यूमस मतलब कि जो उपजाऊपन होता है, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जिसमें क्या होते हैं अपने फल पे पत्तियों के टुकड़े, ये सब चीज़ें होती है, वो ह्यूमस कहलाता है। तो इस मृदा में ह्यूमस की कमी रहती है, जो मतलब कि उपजाऊपन की कमी रहती है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं, मतलब इनमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। एजेंडा 21 क्या है, मतलब कि एजेंडा 21 क्या है? तो आंसर देखते हैं एजेंडा 21 का। एजेंडा 21 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो, कहाँ पे? एजेंडा 21 जो है वो 1992 पे रियो डी जेनेरियो, जो ब्राज़ील का एक शहर है, में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था। ये पर्यावरण से रिलेटेड एजेंडा है। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी व रोगों से निपटना है। मतलब पर्यावरण को होने वाली क्षतियों को कम करना है, उनको निपटाना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। आंसर है, चाय के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मृदा और सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। कहाँ पे? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मृदा तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण नम इसके लिए पूरे साल उष्ण नम और पाल रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रमसाध्य उद्योग है। तो यहाँ पे आपको कोई भी पेयजल पूछे, यदि एक पेयजल बोले तो आप चाय का नाम लिख के आंसर लिख सकते हैं। इसके और में हमें क्वेश्चन है, वाणिज्यिक कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं। वाणिज्यिक कृषि में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए उच्च मात्रा में बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक की उच्च मात्रा की आधुनिक जानकारी का उपयोग है। सेकेंड है, वृक्षारोपण की एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है? 2 कारण लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं। उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उद्योगों ने देश के करोड़ों लोगों को काम भी दिया है तथा देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि की है। लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि उद्योगों ने पर्यावरण को भी बहुत अधिक प्रदूषित किया है। आगे है इसका, उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। पहला, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या है? वायुमंडल में अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। प्रमुख गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कई उद्योग जैसे रसायन उद्योग, कागज उद्योग, सेल शोधन शालाएँ, प्रगलन उद्योग, ईंटों के भट्टे इत्यादि वायु प्रदूषण फैलाते
में जिम्मेदार हैं। वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य, पशुओं तथा पेड़ पौधों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरीके से जल में अपशिष्ट पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण है, और भूमि में विषैले द्रव पदार्थों का मिलना, धातु युक्त कचरे का मिलना, ये होता है भूमि प्रदूषण। वैसे ही ज़रूरत से ज़्यादा ध्वनि में मतलब किसी शोर का मिल जाना, ध्वनि में शोर का मिल जाना ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इस तरीके से आप इनको डिटेल में पढ़ के लिख सकते हैं। वैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ इनमें प्रदूषण के प्रकार लिख के इसे ख़त्म कर देंगे। इसके और में क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके और में क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, इसका आंसर हम देखते हैं। ऐसे उद्योग जिन पर अन्य कोई उद्योग निर्भर है, मतलब जिस पे दूसरा उद्योग डिपेंड करता है, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। अर्थात एक उद्योग केंद्र का तैयार माल दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करता है। मतलब एक उद्योग का जो तैयार माल रहेगा, मतलब जो प्रोडक्ट रहेगा, वो दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इन सब उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहते हैं। उदाहरण, लोहा इस्पात उद्योग, भारी मशीन उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग और सीमेंट उद्योग आधारभूत उद्योगों के उदाहरण हैं। चलिए अटल टनल का आंसर देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल 9 किलोमीटर की है, मतलब 9.02 किलोमीटर की है। सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी, मतलब यहाँ पे आवाजाही नहीं थी। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। तो यही है अटल टनल। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में दिया है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसका आंसर है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसका आकार बहुत सीमा तक चतुर्भुज के समान दिखता है, इस कारण इसका नाम सार्थक है। मतलब इसका आकार किसके जैसे दिखता है, चतुर्भुज के समान, ऐसे 4 भुजाओं के टाइप दिखता है। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी बन सकता है कि यह विश्व की कौन सी परियोजना है, तो 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारकों को लिखिए। आंसर है, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है, मतलब 16 भागों में इसको बताया गया है। और फिर बोल रहा है कि देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। 3 कारक हैं, भू आकृतिक, आर्थिक और प्रशासकीय कारक। ये भारतीय रेल परिवहन को प्रभावित करते हैं। चलिए इसके और में देखते हैं। इसके और में हमसे क्वेश्चन पूछा है, डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। आंसर, डिजिटल भारत कार्यक्रम, डिजिटल भारत योजना सरकार द्वारा शुरू किया हुआ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है ये, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी सरकारी विभागों को देश की जनता के साथ डिजिटल रूप से जोड़ना, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन जनता का और सरकार का, किसके रूप में, डिजिटल रूप में। यही डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य है। चलिए हायर परचेज क्या होता है। हायर परचेज एक ऐसी व्यवस्था जिसमें खरीदार वस्तुएं कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। मतलब कोई भी सामान को क्या करते थे, उधार ले लेते थे, कर्ज में ले लेते थे, और उसकी जो कीमत थी 1 सप्ताह में या 1 महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा करके किस्तों में चुकाते थे। यही है हायर परचेज। चलिए इसके और में देखते हैं क्वेश्चन। हमें पूछ रहा है, 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम रूप से प्रचलन में थी। मतलब 19वीं सेंचुरी पे जो थी, कौन सी समस्याएं जो थी वो सामने आ गई थी। तो 19वीं सदी तक यूरोप में समस्याएं
नंबर 1, 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का साम्राज्य था, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी और बहुत ज़्यादा भूखमरी थी। दूसरा, नगरों में भीड़ थी और वहाँ भयानक रोग व्यापक रूप से फैल रहे थे, एक से एक बड़ी बड़ी बीमारियाँ यहाँ पर फैल रही थी और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते थे, बहुत भीड़ हो गई थी। धार्मिक विवाद आम थे, मतलब धर्म को लेकर झगड़े होते थे और धार्मिक असंतुष्टों को दंडित किया जा रहा था। तो यही थी 19वीं सदी की जो यूरोप समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 13, स्पिनिंग जेनी क्या है? आंसर है स्पिनिंग जेनी का जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1764 ईस्वी में बनाई गई यह कताई की मशीन थी। ये कौन सी मशीन थी? कताई की, मतलब स्पिनिंग मशीन थी। इस मशीन के द्वारा पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनते थे। एक पहिया घुमाने से बहुत सारी तकलियाँ घूम जाती थी और यहाँ से क्या बनता था? धागा बनता था। इसके और में क्वेश्चन दिया है, 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की 2 समस्याएं लिखिए। तो देखते हैं कि क्या थी भारतीय बुनकरों की समस्याएं। बुनकर मतलब जो कपड़े बुनते हैं वो बुनकर कहलाते हैं। तो 19वीं सदी के आखिर में भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा, मतलब भारतीय कारखाने क्या करने लगे? उत्पादन करने लगे और बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से पट गया था, मतलब बाजार में बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया था। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था? यही थी समस्या 19वीं सदी की। क्वेश्चन नंबर 14, त्रिपिटका कोरियाना क्या है? तो त्रिपिटका कोरियाना है, आंसर देखते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। किसका संग्रह है? ये बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। इन ग्रंथों को लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया था, लकड़ी के बॉक्स पे उकेरा गया था ग्रंथों को। इन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। यही है त्रिपिटका कोरियाना। इसके और में क्वेश्चन दिया है हमें, प्लाटेन का क्या उपयोग था? प्लाटेन के हमें क्या बताने हैं? उपयोग बताने हैं। तो ये है इसके उपयोग। लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्या है? कितागावा उतामारो क्यों प्रसिद्ध है? चलिए आंसर देते हैं। कितागावा का 1735 ईस्वी में एदो में पैदा हुए उतामारो ने उकियो मतलब तैरती दुनिया के चित्र नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान किए, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। इनकी छपी प्रतियां यूरोप और अमेरिका पहुंची और मोने और वाय गॉग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। तुस्या जूजाबूरो जैसे प्रकाशकों ने विषय चुनकर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का करार किया जाता, फिर चित्रकार विषय की रूपरेखा बनाते थे। चलिए इसके और में देखते हैं। मुद्रण क्रांति के 2 प्रभावों के बारे में बताइए। तो मुद्रण क्रांति के 2 प्रभाव। छापे खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, असंगठित क्षेत्र के सामने आने वाली कोई 2 कठिनाइयों को लिखिए। आंसर है असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यहाँ कम वेतन वाले रोजगार हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। नंबर 2, श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है, मतलब कि वो काम नहीं है तो इनको हटा दो। बीमारी वगैरह की छुट्टियां भी इसमें नहीं है। तो यही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामने समस्याएं थी।
चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक को समझाइए। आंसर है द्वितीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न उत्पादों का उपयोग करके विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि से, कृषि कार्य से, खनन से, मत्स्य पालन से, इनसे मिलने वाले उत्पादों का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, तो कपास कहाँ से मिलेगा? प्राथमिक क्षेत्र से। गन्ने से चीनी बनाना, चीनी बनाने के लिए गन्ना कहाँ से मिलेगा? प्राथमिक क्षेत्र से। तो यही है द्वितीयक क्षेत्रक। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व व्यापार संगठन क्या है? आंसर, विश्व व्यापार संगठन मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो आंसर है इसका वैश्वीकरण से तात्पर्य, आंसर अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश मतलब व्यापार और उसमें खर्च के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। चलिए इस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वनों का वर्गीकरण कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। भारत में वनों को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन क्या होते हैं? भारत में 50% से अधिक वन क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया। मतलब आधी जमीन जो है भारत की वो किसके लिए है? वनों के लिए है। इनमें वनों तथा वन्य जीवों को पूर्णतः संरक्षण प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश में इन वनों का विस्तार सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जम्मू तथा कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और केरल आदि में है। सेकेंड है रक्षित वन। भारत में रक्षित वन का क्षेत्र 33% भाग पर विस्तृत है। आरक्षित 50% और रक्षित 33%। इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए रक्षित किया गया है। इसका विस्तार बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा तथा राजस्थान में मिलता है। नंबर 3, अवर्गीकृत वन। इन वनों में अन्य सभी प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है। सरकार, समुदाय तथा व्यक्ति इसके स्वामी होते हैं। सरकार या फिर व्यक्ति इसके क्या होते हैं? स्वामी होते हैं, मतलब मालिक होते हैं। इन वनों का विस्तार मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा गुजरात में मिलता है। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में हमसे क्वेश्चन कर रहा है, जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता को हमको बताना है। चलिए इसका आंसर है, जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। मतलब विविधता मतलब कि अलग अलग, डाइवर्सिटी। वनस्पति और अन्य जीव में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्यों में मानव की अनेक जातियां, उपजातियां पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां, वन्य जीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु हर कोई एक सा नहीं होता है, बहुत सारे प्रकार के पाए जाते हैं। इन्हें ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के कारण मनुष्य की आवश्यकताओं की अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिससे उसका जीवन पृथ्वी पर बना हुआ है। अतः जैव विविधता मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष बताइए। आंसर देखेंगे, एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्र शासन में निहित होती, मतलब केंद्र के पास में सारी शक्तियां होती हैं। अतः स्वाभाविक रूप से यह भय रहता है कि केंद्रीय सरकार शासन के सभी क्षेत्रों में मनमानी ना करने लगे। उनकी मनमानी का डर होता है क्योंकि सारे अधिकार उनके पास में होते हैं, केंद्रीय सरकार के पास में। नंबर 2, प्रजातंत्रीय शासन की सफलता नागरिकों की राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है, किंतु यह राजनीतिक चेतना एकात्मक शासन में ठीक प्रकार उत्पन्न नहीं होती। एकात्मक शासन में जनता को शासन में सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिलता, मतलब जनता यहाँ पे निष्क्रिय होती है।
उसको मौके नहीं मिलते हैं, इसलिए शासन शक्ति सरकारी कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है और नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके और का क्वेश्चन, संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। तो संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है अलग अलग सरकारें, किंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी को सुरक्षा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विषय में लिखिए। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का बड़ा सफल इतिहास रहा है। मतलब यदि देखा जाए तो बांग्लादेश में जो बैंक है वो बहुत ही ज़्यादा सफल रहे हैं, इसलिए सफलता सस्ती ब्याज दरों पर गरीबों को ऋण देने में रही है। इसकी सफलता इसको क्यों मिली? क्योंकि ये कम ब्याज लेते थे। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने की योजना से हुई। ग्रामीण बैंक के अब 60,000 कर्जदार हैं, जो बांग्लादेश के 40,000 गाँवों में फैले हुए हैं। 60,000 लाख कर्जदार 40,000 गाँव में हैं। इससे ऋण लेने वाले ज़्यादातर महिलाएं हैं, जिनका संबंध समाज के गरीब तबकों से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय पैदा करने वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम है। तो इनका सफल इतिहास रहा है इनके ग्रामीण बैंकों से। क्यों? क्योंकि ये अपने कर्जदारों को कम ऋण पे ब्याज देते थे। इसकी शुरुआत 1970 पे हुई और आज इसके 60 लाख कर्जदार 40,000 गाँव में फैले हुए हैं और इनसे ऋण लेने वालों पे सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं और महिलाएं ने ये दिखा दिया कि गरीब भरोसेमंद कर्जदार होते हैं और इनसे उनकी आय बढ़ती गई। चलिए इसका और का क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों में अंतर लिखिए। ऋण मतलब होता है कर्ज, इसके औपचारिक मतलब फॉर्मल और अनौपचारिक मतलब कि इनफॉर्मल ऋण पे अंतर बताना है। तो औपचारिक ऋण, अनौपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण क्या होते हैं? औपचारिक ऋण में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं और अनौपचारिक पे उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। मतलब ये ऑफिशियल वर्क होता है और ये ऑफिशियल वर्क नहीं होता है। दूसरा, ये भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में किया जाता है। तो इसकी सभी बैंकों का जो है पर निगरानी कौन करता है? रिजर्व बैंक। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती है। थर्ड, ब्याज की दर अपेक्षाकृत कम होती है और अनौपचारिक में ब्याज की दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह की व्याख्या, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था उसी समय 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। इसका लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन पे शुरू किया गया। कहाँ पे शुरू किया गया? मुंबई अधिवेशन पे। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद, काकोरी कांड के 17 साल बाद मतलब 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ, पूरे देश में शुरू हुआ। यह भारत को तुरंत आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह आज़ादी के लिए आंदोलन चलाया गया था और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद
क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। 8 अगस्त 1942 की शाम को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर में के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्यवाही के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोधी गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैये अपनाए, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज़्यादा समय लग गया। तो यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके और का क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी के बारे में बताइए। तो असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी इस प्रकार से है। 1921 में असहयोग आंदोलन ने अनेक सामाजिक समूहों ने भाग लिया, जिनमें से प्रमुख समूह निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शहरी मध्यम वर्ग का समूह। शहरी मध्यम वर्ग के ने गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। परिषद के चुनावों का बहिष्कार किया गया। मध्यम वर्ग में वकील, शिक्षक, डॉक्टर, क्लर्क आदि ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना प्रतिरोध व्यक्त किया। नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का समूह। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा से प्रभावित होकर किसानों और मजदूरों ने भी अपना योगदान असहयोग आंदोलन में दिया। नंबर 3, जंगली क्षेत्रों के आदिवासी समूह। असहयोग आंदोलन की ज्वाला जंगली क्षेत्रों तक फैल चुकी थी। आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लिया। मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार के आदिवासियों ने अंग्रेजों को सहयोग करना बंद कर दिया। नंबर 4, इसके अलावा विद्यार्थियों का समूह, विभिन्न राजनीतिक संगठन जैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद, मुस्लिम लीग तथा ऐसे कई संगठनों ने असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में अहम भूमिका अदा की। तो 4 तरीके के भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला शहरी मध्यम वर्ग, जिसमें वकील, डॉक्टर ये सब आते हैं, इन्होंने सब क्या कर दिया, अपने काम करना बंद कर दिए। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों ने भी अपना सहयोग देना बंद कर दिया। थर्ड में आता है जंगली क्षेत्र, जंगल के लोगों ने भी इन पे अपना बढ़ चढ़कर इस आंदोलन पे भाग लिया और इन्होंने अंग्रेजों को सहयोग करना बंद कर दिया। और तीसरा, विद्यार्थियों का समूह भी पूरी तरीके से इसमें सहयोग प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 22, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां हम देखते हैं। चलिए, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर आंसर है, भारत में बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली है। भारत में राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। क्या है, जो अंदर है वो लोकतंत्र का अभाव, आंतरिक मतलब कि अंदर लोकतंत्र का अभाव है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है। पार्टियों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है, ना नियमित रूप से संगठनिक बैठकें होती हैं। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते, ये चुनाव भी नहीं कर पाते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टियों के अंदर क्या चल रहा है। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं, मतलब जो नेता होता है वो ले लेता है। क्योंकि कुछ ही नेताओं के पास असली ताकत होती है, इसलिए पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता की निष्ठा ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। नंबर 2, वंशवाद की चुनौती। दलों के जो नेता हैं वे अनुचित लाभ लेते हैं।
वे अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं या दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। नंबर 3 है धन और अपराधी तत्वों की घुसपैठ। सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं, इसके लिए वे हर तरीका अपना सकते हैं। वे ऐसे उम्मीदवार खड़े करते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसा जुटा सके। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है या उनकी मदद लेती है, जिससे राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। नंबर 4 विकल्पहीनता की स्थिति। सार्थक विकल्प का अर्थ है विभिन्न पार्टियों की नीतियों को और कार्यक्रमों में अंतर हो। कुछ वर्षों से दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है। यह प्रवृत्ति दुनिया भर में देखने को मिलती है। भारत की सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां बनाना चाहते हैं, उनके पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए सुझाव दें। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है इसका राजनीतिक दलों को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित सुधारों को सुझाया जा सकता है ताकि वे अपने कामों को बेहतर ढंग से करें। नंबर 1 राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, आंतरिक चुनाव करवाएं। आंतरिक चुनाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने संविधान का पालन करना ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 2 राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 टिकट जरूर दें, मतलब महिलाओं की भी भागीदारी इसमें ज़रूर होनी चाहिए। नंबर 3 दल के प्रमुख पद भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। हर जगह इसमें बोल रहा है लेडीज़ों को आरक्षण होना चाहिए। नंबर 4 चुनाव का खर्च सरकार उठाए, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन प्रदान करे, ठीक है। खर्च कौन उठाना चाहिए? गवर्नमेंट को, और इसके लिए इनको दलों को क्या करे? धन दे, तो ये चुनाव लड़े। नंबर 5 चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर देना चाहिए। मतलब पहले ही अपनी यहाँ पर डिटेल वो क्या कर दें, यहाँ पर सबमिट कर दें। नंबर 6 प्रत्येक राजनीतिक दल के वित्तीय लेखा जोखा को सार्वजनिक कर इसका लेखा परीक्षण सरकारी लेखा परीक्षक से करवाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नंबर 1 सुंदरगढ़, नंबर 2 रानीगंज, नंबर 3 नवेली और नंबर 4 डिम्बोई। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम इसमें मैप में, ये है हमारा नवेली, ठीक है, ये है अपना तमिलनाडु में। दूसरा सुंदरगढ़, ये रहा हमारा सुंदरगढ़, ठीक है, और ये है रानीगंज। तीसरा है हमारा ये रानीगंज और चौथा है हमारा ये डिंगबोई, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, ये जो सुंदरगढ़ है ये आ जाता है उड़ीसा के अंदर, ठीक है, और ये अपना रानीगंज और ये है डिंगबोई। इसके अलावा यहाँ पे 4 चीज़ें हमें से क्वेश्चन पेपर पे पूछा है, लेकिन आपको क्या करना है, पूरे मैप की प्रैक्टिस करके रखनी है। और इसमें जो क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए गए हैं, यदि इन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास हों तो आप उन आंसर की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। इन क्वेश्चन के आंसर यदि आपके पास में व्यवस्थित लिखे हुए हैं तो आप उसे सॉल्व कर लें। और कुछ क्वेश्चंस आपको हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक में जो सॉल्यूशन हमारा डला हुआ है लास्ट ईयर का, आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नंबर 1 बेंगलुरु, नंबर 2 नोएडा, नंबर 3 पुणे और नंबर 4 इंदौर। ये देखते हैं इस मैप में हम, ये रहा हमारा बेंगलुरु जिसको हमने पॉइंट करके रखा है, सेकंड है पुणे, थर्ड है इंदौर और फोर्थ है नोएडा। चलिए यहाँ पे भी आप सारे ये सब आप इसको फिल करके और इसकी प्रैक्टिस
कर लेंगे। इसके बाद में हम एक मैप आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसमें हम आपको पूरे मैप की प्रैक्टिस करवा देंगे, उसे आप पढ़ लेंगे और उसकी प्रैक्टिस आप भी कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस इस सेट सी के ख़त्म होते हैं। थैंक यू।